श्रेया टेक्स्ट बुक कंप्लीट हुआ क्या स्टेट बोर्ड का? 4.5 हाँ सर। क्या नहीं? किया सर। ओके, ये बाहर से आवाज आ रही है क्या? कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। ओके, नहीं अगर प्रॉब्लम होगी तो भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये ओनर के बच्चे ही बजा रहे हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए सर, इतना ये कॉन्सेप्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना कि इसको रिलेट नहीं कर सकते हम किसी चीज से, ये याद ही रखना पड़ता है। जैसे एक्चुअल में होता क्या एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और इसका कैसे आगे चल के यूज करेंगे। जैसे एक यूज अपने यहाँ पे आएगा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लेकिन उसमें भी फिर बता नहीं सकता कि एडजॉइंट से लीनियर इक्वेशन सोल्व कैसे हो जाती है, क्योंकि इतना थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि 2 डायमेंशनल कैलकुलेशन होती है ना इसमें, रो वाइज कॉलम वाइज। ओके, क्या लिखा हुआ? एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड लेट सी आई बी द कोफैक्टर ऑफ ए। अच्छा, कोफैक्टर क्या होता है, माइनर क्या होता है, उसके बारे में श्रेय पता है क्या पहले से? एट। हाँ सर। ओके, एट पता है कोफैक्टर क्या होता है, माइनर क्या होते हैं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, मतलब माइनर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर माइनर और जो कोफैक्टर होता है ना पर्टिकुलर एलिमेंट का होता है मैट्रिक्स में। जैसे यहाँ पे 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया, तो इस एलिमेंट का माइनर, ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो इसको M11 से डिनोट करते हैं। तो इसकी रो और कॉलम छोड़ देना, जो कुछ भी बचेंगे 4 एलिमेंट उनका डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 4 एलिमेंट्स वो होता है माइनर 11। जैसे किसी भी एलिमेंट का, सपोज मुझे सेकंड रो थर्ड नहीं हाँ सेकंड रो थर्ड कॉलम का अगर माइनर यानी कि M23, तो हम क्या करेंगे, सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, जो बचे हुए हैं ना उनका डिटर्मिनेंट होगा। और इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस ऐसे लगता है कोफैक्टर के लिए, यानी कि या इसका जो माइनर आएगा ना उसके आगे प्लस लगेगा, इसका जो माइनर आएगा उसके आगे माइनस लगेगा। माइनस मींस हो सकता है ऑलरेडी माइनस है, इसके आगे माइनस लगाना है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि माइनस ही होना चाहिए नंबर के आगे, नहीं, हमें अपनी साइड से माइनस लगाना। अगर ऑलरेडी माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। समझे आप, माइनस लगाना मतलब ये नहीं कि माइनस ही रहना चाहिए। ओके, मुझे नहीं लगता आपको समझा। जैसे M12 इक्वल टू -3, माइनस लगाना मतलब ये नहीं कि ये -3 कोफैक्टर होना चाहिए। जो भी यहाँ पे M12 है उसके आगे माइनस लगाना है, यानी कि कोफैक्टर के केस में ये प्लस हो जाएगा ऐसा। ओके, और इसके बाद यहाँ पे वापस से प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो ये समझा मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? हाँ सर। ओके, अच्छा तो एडजॉइंट क्या रहेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर्स होते हैं ना एलिमेंट्स के उनका ट्रांसपोज। देखो, A11 का अगर कोफैक्टर C11, A12 का कोफैक्टर C12, A13 का कोफैक्टर C13 अकॉर्डिंगली, मतलब सारे इसी तरीके से, सिमिलरली इसी तरीके से C21, ओके ये C21 है, यहाँ पे 3 नहीं, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के सारे कोफैक्टर, उसका अगर ट्रांसपोज लेंगे ना तो जो कुछ भी मैट्रिक्स बनेगी वो एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स है। और इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है इनवर्स फाइंड करने के लिए। इनवर्स की जरूरत कहाँ पड़ती है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और मेंस का टॉपिक है, जिसमें से डेफिनेटली इक्वेशन आएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। उसको सीखने के लिए हम इनवर्स सीखेंगे, और इनवर्स सीखने के लिए हमें एडजेंट सीखना है। और एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट का भी कॉन्सेप्ट आता है, मल्टीप्लीकेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है, जो ऑलरेडी हो गया है। यानी कि इतना कुछ सीखा है ना हमने इससे पहले, मतलब मेन जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपना, उससे पहले ऑलमोस्ट 95% पोर्शन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और लास्ट का जो 5% है ना वो काम का है। लेकिन जो 5% काम का है ना वो इसके बिना नहीं आता, इसलिए इतना कुछ सीखा नहीं। और नहीं, हमने एक्चुअली ज्यादा नहीं सीखा क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है, इसलिए हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। ओके ठीक है, एडजॉइंट के बारे में समझ आया। एडजॉइंट क्या होता है, एलिमेंट्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज, मतलब इस तरह का मैट्रिक्स। ठीक,
अच्छा यहाँ पे एक थ्योरम है, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन। यस रे, याद रखना है। ये देखो अभी इसको इस तरह से प्रूव नहीं कर पाएंगे हम लोग कि जैसे प्रॉपर, ये एक थ्योरम है या फिर बोल सकते हैं एक प्रॉपर्टी है। जो प्रॉपर्टीज होती है ना उनको डायरेक्टली ऐसे प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट, जैसे आप बताओ मुझे, अगर लॉग की कोई प्रॉपर्टी है लॉग ए बी, तो ये क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, राइट? लॉग ए प्लस लॉग ए। अब अगर मैं लॉग ए रेस टू एन करूंगा ना तो एन लॉग ए बन जाएगा। ये लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी है। और ये वाली प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी से आया, मतलब इसको अगर प्रूव करना है ना तो प्रॉपर्टी से प्रूव कर सकते हैं कि भाई देखो अगर log a रेस टू n है ना, इसका मतलब ये है log a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू n टाइम्स, मतलब इसको लिख सकते हैं log a प्लस log a प्लस log a प्लस log a n टाइम्स। तो ये सब मिलके n टाइम्स log a हो जाएगा, जिसको डायरेक्टली अगर देखे तो ऐसा हो जाता है कि n बार आ गया। ठीक है, तो ये इस प्रॉपर्टी से प्रूव है ना, a इंटू a लिखा तो log a प्लस log a इस तरह से, मतलब इस प्रॉपर्टी। लेकिन ये कैसे प्रूव हुआ? नहीं, ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको हम किसी और तरीके से प्रूव नहीं कर सकते। ये मानना पड़ेगा कि लॉग इस तरह से डिफाइन हुआ है। ठीक है, तो कुछ एडजॉइंट में हम प्रॉपर्टी सीखेंगे जिसको हम किसी और प्रॉपर्टी से प्रूव नहीं कर सकते। हमें खुद को ही मानना पड़ेगा कि ये इसी तरीके से एडजॉइंट प्रूव हुआ है। ओके, या फिर आप कोई एग्जांपल लेके, मतलब कोई मैट्रिक्स लेके प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और ये आपको याद रखना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आप किसी मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई एन। आई एन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एन मीन सेम ऑर्डर जो ए का ऑर्डर है। ठीक है श्रेया, याद रहेगा ना ये? हाँ सर। ओके, जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, एडजॉइंट एफ फाइंड करना है। श्रेया एक काम करो ना, बताओ ना मुझे ये सोल्व करके, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ आपको। सामने स्क्रीन पे ये ए मैट्रिक्स आपके सामने है, बताओ एबीसी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या फिर क्या नन ऑफ दी। ओके हित, जल्दी करो, 2 मिनट का टाइम। सर ऑप्शन सी। ओके श्रेया, तुम्हारा हुआ? सर ए आ रहा है। ये आ रहा, ए और सी में क्या डिफरेंस है? -14 -4। ओके, एक बार दोनों चेक करो ना, मिसमैच नहीं होना चाहिए।
श्रेया तुम्हारा क्या आ रहा है? ए? हाँ सर। करेक्ट है। ईद का मिस्टेक हुआ तुम्हारा? साइन कन्वेंशन लिया नहीं क्या? प्लस माइनस माइनर का तो नहीं बना दिया कहीं तुमने? नहीं सर, हर अल्टरनेट को माइनस किया तो उधर -4 आएगा और फिर उसका मतलब माइनस ऐड करके +4 आएगा ना। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, क्या बनेगा? 15 - 1, 15 - 1 इज 14। ओके, अच्छा सिर्फ अपने को कौन सा देखना है? ये 14 वाला ना, बाकी सब तो सेम सेम है। ओके, 14 नहीं सर, 4 एडजॉइंट। वाला भी डिफरेंस है। हाँ, 4 वाले का भी डिफरेंस है, ठीक है, ये भी चेक करेंगे। ये 4 किसका कोफैक्टर रहेगा? मतलब यहाँ पे ये 4 या -4 जो कुछ भी आता है ना, वो हम 3 का चेक करेंगे, राइट ना? 3 का चेक करके फिर हमें ट्रांसपोज लेना होता है, यानी कि इस पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा जो इसका कोफैक्टर होगा, राइट ना? क्योंकि ट्रांसपोज भी लेना रहता है ना बाद में। तो इसके लिए ये गया, कितना बन रहा है? 9 - 5 4। ओके, ये 4 बन रहा है, यानी कि यहाँ पे आएगा कोफैक्टर इसका 4 है, लेकिन प्लस माइनस माइनस लगाते मतलब -4। यस, ऑप्शन ए करेक्ट है ना? ठीक समझ आएगा तुम? हाँ सर। ओके, और देखो सीटी में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, सेम यही मेथड अप्लाई करना आपको। सीटी में पता क्या रहता है? जैसे ऑप्शन रहेगा कि ये नहीं, क्वेश्चन रहेगा कि ये ए है और एडजॉइंट ए किसके इक्वल है, पूरी मैट्रिक्स गिवन रहेगी। सपोज यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, ओके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में ए दिया और बोलेंगे कि ए की वैल्यू क्या है। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं? ये क्वेश्चन गिवन रहेगा और क्वेश्चन में ये रहेगा कि एडजॉइंट इसके इक्वल है, लेकिन यहाँ पे अननोन के फॉर्म में गिवन रहेगा। मान लो -4 की जगह ए है, आपको पता करना है कि ए की वैल्यू क्या है। तो आपको ये देखना है कि एडजॉइंट में ट्रांसपोज होता है किसका? कोफैक्टर का। ये -4 कहाँ पे, आई मीन ये ए कहाँ पे? ए है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो हमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है बस। श्रेया समझा तो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ओके, अच्छा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। A A be a square matrix of order n, then A into adjoint A equal to adjoint A into A is equal to determinant A I n। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट। ओके श्रेया, इसका प्रूफ भी है लेकिन मतलब इतना नहीं डिटेल में जाएंगे हम लोग। सेकेंड, A is non singular square matrix of order n, then determinant of adjoint A is equal to determinant A raised to n minus 1। यस श्रेया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि आगे की प्रॉपर्टी भी इससे प्रूव होती है आगे चल के। क्या लिखा हुआ है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस वन, वेयर एन इज द, एन क्या है? ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस वन होता है। कैसे? हमें ये पता ना, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई एन। अगर दोनों साइड हम डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए, इधर तो क्या डिटर्मिनेंट लेना, किसका लेना है? आई एन का। तो आई एन का डिटर्मिनेंट 1 होता है। सही, ये समझ आ रहा है कि तुम्हें? हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ, हाँ, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट 1 रहेगा। ओके, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से, अभी अपना डिटर्मिनेंट हुआ नहीं पर ऐसे लिख सकते हैं। जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, उनका डिटर्मिनेंट लेने का मतलब ए का डिटर्मिनेंट लो, बी का डिटर्मिनेंट लो और मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप ए का डिटर्मिनेंट लो, बी का डिटर्मिनेंट लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, वो ए इंटू बी के डिटर्मिनेंट के इक्वल हो जाएगा। श्रेय ये देखा है क्या कभी या फिर अभी फर्स्ट टाइम देखा? देखा। ओके, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिकॉज एडजेंट ए भी एक मैट्रिक्स ही है। ए इंटू एडजेंट ए का डिटर्मिनेंट मतलब ए का डिटर्मिनेंट एन एडजेंट ए का डिटर्मिनेंट, और इधर ए डिटर्मिनेंट ए आई एन का हो गया 1। एक मिनट,
यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ इसके। देखो क्या रहता है पता है, अगर लेमडा टाइम्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं ना तो लेमडा रेज टू एन आता है, एंड डिटर्मिनेंट ए बनता है। क्योंकि ये जो लेमडा रहेगा ना वो हर एक, क्योंकि लेमडा को जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स से तो वो मैट्रिक्स के हर एक रो के एलिमेंट के साथ, यानी कि हर एलिमेंट के साथ ये लेमडा मल्टीप्लाई होता है। जब लेकिन जब उसी मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट बना देते हैं, तो जब कॉमन लेते हैं, मतलब समझना वापस क्या बोल रहा हूँ, जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर को मैट्रिक्स के साथ तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब जब इसको कॉमन लेंगे ना मैट्रिक्स से, तो वो एक ही लेमडा बाहर आता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट में वो स्केलर होना चाहिए। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या रहता है, अगर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बना दिया तो हर रो से या हर कॉलम से हम वो लेमड़ा बाहर ले सकते हैं। जैसे 3 क्रॉस 3 का तो लेमड़ा क्यों बाहर आ जाएगा। सही है, ये बात समझी क्या तुम? हाँ सर। ओके, इसका मतलब यहाँ पे क्या चेंज करूँ मैं इसे, इधर एन लिखूं, डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन, बिकॉज ये डिटर्मिनेंट ए एक वैल्यू है, एक स्केलर है, और वो आई एन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। सपोज एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो हर एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जब जैसे ही इसको डिटर्मिनेंट बनाया तो हर रो से वो बाहर आ जाएगा। एन ऑर्डर की मैट्रिक्स मतलब एन क्रॉस एन की, यानी कि एन रोज है उसमें पे, तो ए रेज टू एन बाहर आएगा ना। श्रेया समझाना। श्रेया ये नहीं समझे क्या तुम? सर ए रेज टू एन क्यों है? देखो ना, ये डिटर्मिनेंट ए जो है ना ये स्केलर है, और यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 2 3 1 2 3, सपोज 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया हमने। ओके, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, डिटर्मिनेंट ए अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हर एक रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पे 1 1 1 है, सपोज बाकी सब जगह 0 है, तो ये अंदर बनेगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और बाकी सब जगह 0। ओके, अब इसी को अगर हमने डिटर्मिनेंट बना दिया, तो जब डिटर्मिनेंट ए कॉमन लेंगे ना तो फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट ए कॉमन आया, सेकंड रो से बाहर आया, थर्ड रो से बाहर आया, तो डिटर्मिनेंट ए क्यूब हो गया ना। हाँ सर। अभी एन ऑर्डर की अगर ये आई एन मतलब एन ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हर एक रो से डिटर्मिनेंट ए बाहर आएगा, यानी कि एन ऑर्डर की मतलब डिटर्मिनेंट ई रेज टू एन हो जाएगा, और अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अभी हम क्या देखेंगे कि लेमड़ा किसी अगर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे ना तो वो लेमडा रेज टू एन इंटू डिटर्मिनेंट है, ऐसा बन जाएगा। श्रेय ये समझ आएगा तुम? हाँ सर। ओके, ये समझ आ रहा है ना, कुछ डाउट? नहीं सर, आया समझ में। ओके, और इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आता है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस 1, ऐसा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, adjoint into adjoint of a is equal to determinant a raised to n minus 2 into a, adjoint of adjoint a, मतलब adjoint a का वापस से adjoint लेंगे तो a के a से उसका उसका क्या रिलेशन रहेगा, समझे आप? a का पहले adjoint लिया, जो मैट्रिक्स बनी उसका अगेन adjoint ले रहे हो, तो जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसका a के साथ क्या रिलेशन रहेगा, आप देखोगे ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट है। आप सोचो एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिया, जो भी मैट्रिक्स बनी वो ए नहीं है, समझे ना, एडजॉइंट ए इज नॉट ए, वो कुछ तो डिफरेंट मैट्रिक्स बनी, और उसका वापस से एडजॉइंट लिया, तो जो नई मैट्रिक्स बनी ना एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, उसका अभी भी ए के साथ कुछ रिलेशन, मतलब ए जैसी ही दिख रही है वो, उसमें से कुछ कॉमन आने वाला है पूरी मैट्रिक्स से, विच इज डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस टू। अगर वो चीज कॉमन ले लेंगे ना तो पूरा का पूरा ए दिखेगा उसमें, ए मैट्रिक्स दिखेगी। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस टू इंटू ए। ये से ऊपर जो दो प्रॉपर्टी है ना, इससे आप एक बार थिंक करो ना कि किस तरह से ये चीज प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको टाइम देता हूँ 30 सेकेंड, ऊपर जो आपके सामने है, उससे क्या आप प्रूव कर सकते हो ऐसा? ओके, बताता हूँ।
से कुछ है क्या आइडिया कैसे करेंगे? सर दोनों साइड डिटर्मिनेंट है। दोनों साइड डिटर्मिनेंट किसमें? इसमें? हाँ सर। ओके, फिर नहीं ना श्रेय, कैसे प्रूव करना? मतलब ऐसे नहीं प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। ये जो दो प्रॉपर्टी है ना आपके सामने, इन प्रॉपर्टी को कैसे यूज करके आप फाइनल रिजल्ट ये लेके आ सकते हैं, ऐसा। और ये नहीं प्रूव करना है कि सो दैट दिस इक्वल टू दिस, नहीं। हमें ये प्रूव करना है, मान लो आपको ये दो चीज पता है, ये पता है, ये पता है, और क्वेश्चन पूछा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू व्हाट, तो आप कैसे प्रूव करोगे? इस तरह का क्वेश्चन है। देखो श्रेया, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में ना इसका तो यूज नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड में दिख नहीं रहा है। पर हाँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज हो जाना चाहिए। एडजॉइंट ए लिखा हुआ है, अगर मैं ए की जगह एडजॉइंट ए रिप्लेस कर देता हूँ तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि हमें यही चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी में ए की जगह एडजॉइंट ए डालना चाहिए। भाई स्टार्टिंग में तो यही दिख रहा, आगे देखेंगे क्या करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई एन। ठीक है, अगर हम ए की जगह एडजॉइंट ए डालें तो बार बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए, इधर बनेगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए की जगह एडजॉइंट ए आई। ओके, अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है सेकंड प्रॉपर्टी, इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस वन इंटू आई एन। और इधर क्या हो रहा है? एडजॉइंट ए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। इसका मतलब ये जो बार एडजॉइंट ए है ना, इसकी जरूरत नहीं। इसको हटाने के लिए क्या करना है? अभी डायरेक्टली तो हटेगा नहीं ये, इसको राइट हैंड साइड में भेज नहीं सकते, क्योंकि मैट्रिक्स में डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे मैं ऐसा दिमाग लगा रहा हूँ कि यूज करने के लिए एडजॉइंट ए को हटाने के लिए ऐसा कर सकते क्या, ए से पहले हमने मल्टीप्लाई किया जिसको बोलते, ओके, ए को मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई बोलो या प्री मल्टीप्लाइंग बोलो, ऐसा कुछ बोलते। ए इंटू एडजॉइंट ए कम्यूटेटिव होता है, कहीं पे भी ब्रैकेट लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए इंटू एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए आई है। यस, हट गया ना, ये डिटर्मिनेंट है तो कांस्टेंट, ये तो सॉल्व कर सकते हैं, इसका प्रॉब्लम नहीं। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गई अभी, तो इसकी जरूरत नहीं आई एन की। भाई आई एन तो इसलिए है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैट्रिक्स है ना, तो राइट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स होनी चाहिए, इसलिए आई एन लगा के रखा हूँ। जिसे नहीं होता है ऐसा, टू है तो टू के साथ वन को मल्टीप्लाई करो, लेकिन मल्टीप्लाई अभी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक मैट्रिक्स आ गई, इसको हटा सकते हैं। या फिर आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो सेम ही मैट्रिक्स रहती है, तो इसको हटा सकते हैं। ये तो कांस्टेंट है ना, एक मिनट, ये तो कांस्टेंट है, इसको किधर भी लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, और ये सेम टू सेम चीज आई एन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रहेगा, इसका मतलब इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया दोनों साइड से। और ये जो ए है, डिटर्मिनेंट ए है, ये राइट हैंड साइड में जा सकता है, क्योंकि अभी तो कांस्टेंट है, अभी कोई मैट्रिक्स थोड़ी ना डिवाइड कर सकते हैं ना इसको। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए इंटू डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस टू। क्योंकि कांस्टेंट जनरली हम आगे लिखते हैं, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस टू इंटू ए, दिस इज एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है श्रेया, विथ लॉजिक कर रहे हैं हम लोग। स्टार्टिंग की दो प्रॉपर्टी में ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, क्योंकि एडजॉइंट ऑलरेडी दिख रहा है, हमें एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट फाइंड करना है ना, तो ए की जगह एडजॉइंट डाल दूं। यस, ए की जगह एडजॉइंट डाला, लेकिन ये वाला एडजॉइंट हटाना पड़ेगा हमें। ये हटाने के लिए अभी डायरेक्टली ऐसे तो हटा नहीं सकते, कैसे हटाएंगे इसको? ए से प्री मल्टीप्लाई किया, ए से पहले मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट बन जाएगा। कितना सिंपल है। पर याद रखना, डायरेक्ट रिजल्ट हर बार ये प्रूव नहीं करना रहेगा, टाइम वेस्ट होता है एग्जाम। ओके श्रेया, याद रहेगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू n माइनस टू। ठीक, यस सर। नेक्स्ट। ओके,
तो ये समझ आया ना? हाँ सर। Reversal law. If A and B are non-singular square matrices of same order, then adjoint AB is equal to adjoint B adjoint A. ये सही है, इसके बारे में हमने बात की थी ना इसमें ट्रांसपोज. AB का ट्रांसपोज मीन्स B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज. वैसे ही एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A. बट सर ये याद रखना, ये तीनों चीजों में मतलब इनवर्स में भी ये चीज सीखेंगे हम लोग. ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है. मल्टीप्लाई होने वाली मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो रिवर्स होता है. मल्टीप्लाई होने वाली अगर मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं तो ये रिवर्स होता है. ऐसा एडिशन सब्ट्रैक्शन में मत कर दे. हाँ कुछ प्रॉपर्टी होगी एडिशन सब्ट्रैक्शन में, पर रूल इसका है. ओके, प्रूव भी कर सकते हैं पर ठीक है, जरूरत नहीं अभी. ऐसा कुछ है नहीं इसमें प्रूव करने लायक जो आगे काम आएगा. एक मिनट. ओके, नेक्स्ट क्या है? आई मीन ट्रांसपोज ऑफ ए का एडजॉइंट. एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज. ओके, देखो यही सेम चीज उसमें रहती है इनवर्स में, तो यहीं पे बता देता हूँ. एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज लेने का मतलब आप पहले एडजॉइंट ए करो और फिर ट्रांसपोज लो. श्रेय ये चीज प्रूव करने की जरूरत है या तुम्हें समझ आ रहा है कि ऐसा एक्चुअली में होता है? मुझे लगता है ऐसा होता है, क्योंकि एडजॉइंट ए पहले लो और फिर ट्रांसपोज करो. इसका मतलब आपने एडजॉइंट लिया और उसके बाद रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाया. और इधर क्या हो रहा, पहले एडजॉइंट, सॉरी सेम ही लिखा है क्या दोनों? एक मिनट. एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज. देखो पहले ट्रांसपोज लेंगे मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाएंगे, उसके बाद एडजॉइंट लेना है. या फिर पहले एडजॉइंट ले लो और फिर रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो. क्योंकि ऐसा नहीं है ट्रांसपोज लेने की वजह से जो एडजॉइंट का मेथड है वो चेंज हो गया. एडजॉइंट का मेथड तो चेंज हुआ नहीं, तो फिर दोनों सेम ही हुए ना. से ये चीज समझ आई क्या तुम्हें? हाँ सर। पक्का ना, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ एक्चुअल में होता है ऐसा, या फिर एक एग्जांपल लेके करे इसको. समझो। ओके, ये समझ आया ना, प्रूव करने की जरूरत नहीं. हाँ सर. ओके, एडजॉइंट के ए मतलब ए को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद एडजॉइंट लेना, वो किसके इक्वल होगा? ए को एडजॉइंट लेके, ए का एडजॉइंट लेके मल्टीप्लाई करना k रेज़ टू n माइनस 1 वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए. यस, ये प्रूव करने की जरूरत है, ये हम प्रूव करेंगे. और याद रखना है, इंपॉर्टेंट है स्पेशली सीटी के लिए. एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना k रेज़ टू n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ओके, एडजॉइंट ऑफ के ए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? यहाँ से इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि एडजॉइंट ऑफ समथिंग दिया है ना, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे. बस ए की जगह अभी ए की जगह के ए पुट करना है. ये हो जाएगा के ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इंटू आई एन. ये हमें चाहिए, मतलब ये प्रूव करना है कि किसके इक्वल होगा. इधर के ए भी गिवन है, के ए को हटाना है ना लेफ्ट हैंड साइड. कैसे हटाएंगे के ए को? एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें. एडजॉइंट से अगर इसको मल्टीप्लाई किया हमने, सपोज के बार है, इधर एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किया, किसको? ए को. ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए, इसका रिजल्ट हमें पता है.
तो ये हो जाएगा एडजेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इंटू एडजेंट ए इंटू आई एन। ये हटा सकते हो क्योंकि अभी एक दूसरा मैट्रिक्स आ गया, तो किस मैट्रिक्स को आई एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स रहेगा, हटा सकते हो उसको। ए इंटू एडजेंट ए इज डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। ये आई एन भी हटा सकते हो क्योंकि ऑलरेडी अपने पास मैट्रिक्स पड़ा है, तो आई एन का कोई मतलब नहीं है। इंटू एडजेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए को क्या लिख सकता हूँ श्रेया, बता सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए? a raised to n into ए रेज determinant. टू एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। ये कैंसिल हो सकते हैं, कांस्टेंट ही तो है। और ये एक के राइट हैंड साइड में जाएगा तो के रेज टू एन माइनस वन बनेगा, यानी कि एडजेंट ऑफ के ए फाइनली के रेज टू एन माइनस वन इंटू एडजेंट ऑफ। ठीक है श्रेया, समझ आ रहा है क्या तुम? देखो ये प्रोसेस भी पता होना चाहिए, मान लो किसी दिन अगर प्रूव करना पड़े। एक काम करो ना श्रेया, जितने भी प्रूफ हमने किए ना अभी यहाँ पे, वो सारे एक बार आज ही ट्राई करना, क्योंकि अगर मान लो किसी दिन कंफ्यूजन भी रहेगा तो आप उधर भी 10 सेकंड में 20 सेकंड में ये चीजें प्रूव कर सकते हैं। अभी क्या याद रखना आपको, एडजेंट ऑफ के इज इक्वल टू के रेज टू एन माइनस वन एडजेंट ऑफ ए। और आराम से देखना सारे, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस वन, एडजेंट ऑफ एडजेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस टू इंटू ए, एडजेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू एन माइनस वन एडजेंट ए। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पता चलेगा कि आपको प्रॉपर्टी पता है कि नहीं। देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए, तो क्या करें, ए का एडजेंट फाइंड करते हैं फिर उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, क्या ये सही ना? हेलो, ये फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे? एडजेंट हाँ ऑफ सर, ए, एडजेंट लेके फिर श्रेया श्रेया कैसे करना है? हेलो श्रेया, क्या डिटर्मिनेंट लेना है या कोई और तरीका है करने का? श्रेया क्या हुआ? अभी बताया ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ए इज इक्वल टू, याद है, डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस वन। हीट याद आ रहा है क्या? हेलो श्रेया, क्या हाँ म्यूट हो सर। क्या? आवाज आ रही है? हीट, हीट आवाज आ रही है? श्रेया आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके, देखो ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस वन। अच्छा श्रेया, डायरेक्ट बता सकते हो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? अरे अभी तो ये ए नहीं गिवन है ना, ये तो ए इंटू एडजेंट ए गिवन, एक मिनट, ये तो ए इंटू एडजेंट ए गिवन, ए इंटू एडजेंट, ए इंटू एडजेंट ए, वो होता है डिटर्मिनेंट ए रेज टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। ठीक है, अगर दोनों साइड डिटर्मिनेंट देंगे तो डिटर्मिनेंट ए एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन, बस, यानी कि एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस वन। लेकिन ये क्या चल रहा है, एक मिनट,
ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन, राइट। अभी इंटू एडजॉइंट ए क्वेश्चन है ये वाला, और इसका डिटर्मिनेंट होगा, क्योंकि सब जगह जीरो जीरो है, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, विच इज फोर, मतलब 4:3। 4:3 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू 3। 3 क्यों लिखा है इनका वैल्यू, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है इसलिए। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 4 से डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 4। क्या से है ये नहीं समझ आया। श्रेया आवाज आ रही है मेरी। हाँ सर। श्रेया क्या हुआ, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या। नहीं सर, ये समझा नहीं। अरे बोलना ना, फिर क्या ऐसे डर रही है। देखो श्रेया, अभी हमने क्या बात की थी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है राइट ना, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, राइट। अभी मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, जब दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे, यानी कि इधर भी डिटर्मिनेंट लिया, इधर भी डिटर्मिनेंट लिया, तो इधर डिटर्मिनेंट क्यों ले रहा हूँ मैं दोनों साइड, क्योंकि मुझे ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना, बिकॉज जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन है ना, वो ए नहीं गिवन है, ए इंटू एडजॉइंट ए गिवन है। प्रॉब्लम ये है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कोई भी मैट्रिक्स से अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई होता है, डिटर्मिनेंट ए इज स्केलर, और वो आई एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कोई स्केलर यानी कि लेमडा टाइम्स ए, मैट्रिक्स ए के साथ लेमडा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे ना, तो वो लेमडा रेज टू एन डिटर्मिनेंट ए ऐसा बनता है। मतलब लेमडा जब डिटर्मिनेंट से बाहर आता है ना, तो पावर में एन लेके आता है, तो यहाँ पे ये पावर में एन हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन। और ये क्वेश्चन में गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ए इज 4 इंटू 4 इंटू 4, 4:3। ये है 4:3 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू 3। ये 4:3 कैसे हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर होती है ना कोई, तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन बस, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 क्यूब। तो यहाँ तक समझा क्या तुम। हाँ सर। तो अभी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए 4 आ जाएगा, और क्या, 4 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए। हमें क्या फाइंड करना था, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए इज 4, एन इज 3, एंड -1, 4 स्क्वायर मतलब 16। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ए इज इक्वल टू 16। बस ये बात ऐसे है, और क्या। और यहाँ पे डायरेक्टली भी अब देख सकते हो, ऐसा नहीं, यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ से नहीं आएगा। श्रेय समझे तुम्हें अच्छे से। हाँ सर। सेकंड का आंसर कर सकती हो फिर। सर सेकंड का 4 क्यूब होगा। हाँ, 4 क्यूब, नहीं नहीं नहीं। नहीं सर। ओके, ये इधर का हटा रहा हूँ राइट साइड का, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 4। देखो सेकंड में हमने क्या देखा था, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है ये, यस रहेगा डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर कितनी, n-2 इंटू ए। n-2 इंटू ए। ओके, यही देखा था हमने। तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है सही ना, ये कांस्टेंट है डिटर्मिनेंट ए रेज। अच्छा एक काम करते हैं, पहले दोनों साइड लेते हैं डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस टू इंटू ए। तो ये कांस्टेंट है ना, डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस टू, तो इसकी पावर आ जाएगी एन और इंटू डिटर्मिनेंट ए। ये समझे कैसे रहेगा तुम। हाँ सर।
क्योंकि जब कांस्टेंट बाहर आता है डिनोमिनेटर से तो उसकी पावर उतनी लग जाती है। तो ये होगा डिटर्मिनेंट ए रेज टू, पावर पे पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये बन रहा है n माइनस टू इंटू एन, ओके, इंटू डिटर्मिनेंट ए। बेस सेम है इसलिए पावर ऐड हो सकती है। अच्छा, इनकी वैल्यू 2 डाल देते हैं ना, 3 डाल देते हैं ना अभी। तो डिटर्मिनेंट ए रेज टू कितना हो रहा है, 3 माइनस वन इंटू थ्री, यानी कि 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए, एंड डिटर्मिनेंट ए इज 4, मतलब 4 रेज टू 3 प्लस 1, यानी कि 4 रेज टू 4, 256। ओके, समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 3a, 3 पहले बार लेंगे और उसके बाद एडजॉइंट से 3 बार लिया। देखो, एडजॉइंट ऑफ 3a, एडजॉइंट से 3 बार लिया, ये होगा 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 3 रेज टू n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, 3 रेज टू 3, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए 16, सो 3 इंटू 16। माइनस के बाहर आएगा ना? हाँ हाँ हाँ, 3 रेज टू, जब ये यहाँ से बाहर आएगा ना, देखो अभी हमने प्रॉपर्टी देखी ना, कौन सी 6 प्रॉपर्टी थी कि कौन सी प्रॉपर्टी थी वो, आई थिंक 6 प्रॉपर्टी थी। एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू एन माइनस वन एडजॉइंट ए, तो ये आएगा 3 रेज टू एन माइनस वन, यानी कि 3 माइनस वन मीन्स 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट लेना। ओके, इसका डिटर्मिनेंट लेना मतलब इसका डिटर्मिनेंट लेना। और 3 रेज टू 2, जब डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो पावर में n लगेगा, यानी कि पावर में 3 लगेगा, एंड एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ये बन रहा है 3 रेज टू 6 इंटू एडजॉइंट ए इज 16, 3 रेज टू 6 इंटू 16। ठीक है सर, यार समझ आएगा तो। हाँ सर। अभी 6 प्रॉपर्टी देखा ना हमने, एडजॉइंट के ए इज इक्वल टू के रेज टू एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ए, ऐसा है। ओके, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना इसको और आज ही वापस करना है। ओके, ये एक और क्वेश्चन, ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए हमें गिवन है, देन फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ए एंड एडजॉइंट ए। ये श्रेया, सोचो ना पहले, आपको टाइम देता हूँ। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन? डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है, एडजॉइंट ए फाइंड करना है। हमने क्या देखा था, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए देखा था। क्या होता है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, यस श्रेया, डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस टू इंटू ए। n माइनस टू इंटू ए। अब इस तरह का बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने वहां पे क्या ट्रिक काम में लिया था, एडजॉइंट ए से एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए, ए की जगह एडजॉइंट ए, तो ये बनेगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए की जगह एडजॉइंट ए रेज टू एन माइनस टू इंटू ए की जगह एडजॉइंट ए। ठीक है, ओके। एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, वेट ए मिनट, हम लोग यूज कैसे करेंगे इसका? सर डिटर्मिनेंट ले क्या दोनों साइड पे? नहीं ना, डिटर्मिनेंट क्यों लेंगे? अच्छा हाँ, डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं पहले इसको, राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं एक बार। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस वन और पावर में एन माइनस टू इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ये बन रहा है डिटर्मिनेंट ए रेज टू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब n की वैल्यू 3 है तो वो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं ना, 3 माइनस वन 3 माइनस टू, यानी कि 2,
मतलब एडजेंट ए स्क्वायर इंटू एडजेंट ऑफ ए। ओके, अभी यहाँ से अगर हमें एडजेंट ए फाइंड करना है या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो एक काम करते हैं, अगर दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे ना, तो यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा और यहाँ से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ जाएगी, राइट। और अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई तो फिर एडजेंट ए फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, जो क्वेश्चन में गिवन है, उसमें ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। ओके श्रेया, देखो कैसे करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड में है एडजेंट ऑफ एडजेंट ऑफ एडजेंट, एडजेंट ऑफ एडजेंट ऑफ एडजेंट, और यहाँ पे फिर ए है। अगर हमें एडजेंट ए फाइंड करना है तो ये ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। अच्छा, डिटर्मिनेंट ए कहाँ पे? पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना पड़ेगा। इसको मैं इक्वेशन 1 कंसीडर करता हूँ और यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट है कितना, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाले हम तो ये होगा 16, ओके, 16 माइनस 0, ओके, माइनस 0, फिर माइनस 24, ये गया 0, ये भी 0 हो रहा है, 16 इंटू 16 हो रहा है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ए इज 16 इंटू 16। सो अगर हम ऐसे करेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड में एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इंटू एडजेंट ऑफ ए। तो ये हमने देखा था 16 इंटू 16, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए, ध्यान से देखना सर, ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर। तो जब ये बाहर आएगा ना ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, तो इसके पावर में एन लग जाएगा, एन मतलब 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ए। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू n माइनस 1 विच इज 2, यानी कि ये बन रहा टोटल 6 and 2 8, डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू 8। अच्छा, इसको मैं 16 को लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू 4, 2 रेज़ टू 4, यानी कि 2 रेज़ टू 8 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू 8, मतलब डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू 2। यस, करेक्ट। तो यह समझ आएगा, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 2। हाँ ओके, अभी यहाँ पे 2 पुट करना, मतलब ये यहाँ पे Excuse me, 4 आ sir. गया। यस बोलो। सर उधर n-1 नहीं होगा क्या? किधर? 3 जिधर आपने क्यूब लिया उधर स्क्वायर होना चाहिए ना? यहाँ पे हाँ सर। नहीं, क्यों 1 क्यों होगा? यहाँ पे जितनी नंबर ऑफ रोज होती है उतनी ही तो पावर आएगी ना। एक कांस्टेंट अगर नहीं सर, 2 होना चाहिए ना, मतलब एडजॉइंट में एक कम होता है ना, n-1 होता है ना जब बाहर निकलता है तो इसीलिए तो ये 2 लिखा हुआ है। यहाँ से डिटर्मिनेंट का जो एडजेंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा उसमें 2 है। तो कांस्टेंट डिटर्मिनेंट से बाहर आता है तो पावर एन नहीं रहती है उसमें, उसमें थोड़ी ना कम होता, वो तो एडजेंट में कम होता है। तो एडजेंट में किया ना हमने कम, देखो ना भाई, लैम्डा टाइम्स डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो लैम्डा रेज़ टू n डिटर्मिनेंट ए बनेगा, राइट। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ए करेंगे तो वो आएगा ए रेज़ टू n माइनस। कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 चीजें अप्लाई हुई है यहाँ पे, एक यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे। देखो इतना आराम से हाँ समझ आएगा तो। हाँ सर, आया समझ में आया सर। ओके, अब ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू इधर रखनी यहाँ पे। इसका मतलब एडजेंट ए कैसे फाइंड करेंगे, यही सेम वो एडजेंट ऑफ ए, 4 से डिवाइड करना, मतलब यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 1, यहाँ पे -6। ठीक है श्रेया, क्लियर ना है ऋतु? हाँ सर। ओके, ठीक, कोई डाउट हो तो बताना। हाँ। ओके, अब एक ये भी क्वेश्चन लिया हमने, ए गिवन है, एडजेंट ऑफ एडजेंट ए फाइंड करना है। ये श्रेया कैसे करेंगे, पहले एडजेंट ए फाइंड करते हैं फिर उसका एडजेंट लेंगे, ऐसा क्या, या कोई और तरीका? फॉर्मूला से मॉड ए कौन सा? रेज़ टू n माइनस 2 इंटू यस, मॉड ए रेज़ टू n माइनस 2 इनटू व्हाट, ए। ए गिवन है आपको, डिटर्मिनेंट ए, मॉड नहीं ऐसे है, डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू n माइनस 2, n की वैल्यू 3 है, मतलब 3 माइनस 2 यानी कि 1, मतलब डिटर्मिनेंट ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया एडजेंट ऑफ एडजेंट ए। अच्छा, वही सेम प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी जो हमने अभी डिस्कस की थी वो एक साथ है, वो सारी सेंगेज से उठाया था हमने, ये एलन के, तो वापस एक बार रिवाइज कर सकते।
determinant of adjoint A is equal to determinant A raised to n minus 2. Determinant of adjoint A is equal to determinant A raised to n minus 1 whole square. Adjoint of Ka is equal to K raised to n minus 1 adjoint A. Yes. इसके बाद adjoint of adjoint A is equal to determinant A raised to n minus 2 into A. Yes. Adjoint AB is equal to adjoint B adjoint A. Yes, ये भी हो गया. And then इसके बाद ए के ट्रांसपोज का एडजेंट मतलब ए का एडजेंट करके ट्रांसपोज. सिंपल. श्रेया, सारी की सारी 6 प्रॉपर्टी एक ही बार में बोल सकते हो क्या बिना देखे? Sir, determinant of adjoint A is determinant of A raised to n minus 1. Determinant of adjoint A is determinant of A raised to n minus 1 whole square. फिर adjoint of K into A equal to K raised to n minus 1 adjoint A. फिर adjoint of adjoint A equal to determinant A raised to n minus 2 into A. और adjoint of AB equal to adjoint of B into adjoint of A. देखो श्रेया, सेकंड कौन सा बोला? व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ एडजेंट ए? Determinant of A raised to n minus 1 whole square. और एडजेंट ऑफ एडजेंट ए क्या होता है? एडजेंट ऑफ एडजेंट ए Determinant A raised to n minus 2 into A. यस करेक्ट. कौन सा छूट गया है अभी? Adjoint of A का ट्रांसपोज. ओके, सारे 6 प्रॉपर्टी रिपीट कर सकते हैं? सर adjoint of A transpose is equal to adjoint of A whole का transpose. Adjoint of adjoint A is equals to determinant of A raised to n minus 2 into A. Adjoint of AB is equal to adjoint B into adjoint A. Adjoint of adjoint A is equals to determinant of A into raised to n minus 1 का square. और एडजेंट के इज इक्वल टू के रेज टू n minus 1 -1 into adjoint A. एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसमें नहीं गिवन थी, इसमें नहीं है. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी अपनी? A into adjoint A is equal to determinant A in is equal to adjoint A into A. Okay, A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A in. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ. ट्राई करना एक बार, नहीं होगा तो ये चारों क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. ऑनेस्टली करना, अच्छे क्वेश्चन है. श्रेया, सेकंड का आंसर कर सकते हो क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. करेक्ट है क्या? हाँ सर, करेक्ट. कैसे प्रूव कर सकते हैं? एग्जाम्पल से. एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जांपल लिया क्या तुमने अभी? इतने कम टाइम में? सर मतलब ऐसे हमने कोफैक्टर लिया ना. देखो ऐसे प्रूव कर सकते हैं ना. हाँ बोलो. अगर कोफैक्टर लिया तो फर्स्ट रो में सेकंड प्लेस पे नेगेटिव आएगा, फिर वही फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा ट्रांसपोज लेने पे. ऐसे लेकिन उस जगह से हम वो भी तो नेगेटिव ही रहेगा ना. जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है. क्योंकि किसी भी एक साइन के आजू बाजू में
सेम साइन नहीं हो सकता, इधर प्लस तो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, फिर यहाँ पे प्लस। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस। लग रहा है, हो सकता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है, पर हम प्रूव कर सकते हैं ना इसको ऐसे। हम एक ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले रहे हैं। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी देखो, एडजॉइंट लेने के बाद जो मैट्रिक्स बना ना, एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एडजॉइंट लेने के बाद जो मैट्रिक्स बना है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमने कल इसके बारे में बात की कि भाई कभी भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात होती है तो उसका ट्रांसपोज लेना पड़ता है। हम क्या चेक करें कि एडजॉइंट ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, राइट? तो इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब हमें एक प्रॉपर्टी से पता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ट्रांसपोज। तो ये राइट हैंड साइड की सिचुएशन, अभी इसका मतलब मैं इसको अंदर डाल सकता हूँ ना, टी को, एडजॉइंट ए टी, and transpose of A is A। यस, इसका मतलब मैट्रिक्स वापस सेम आ गए ट्रांसपोज लेने को, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। श्रेया समझो तुम्हें अच्छे से? नहीं समझा? देखो श्रेया क्या कर रहा हूँ, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा छोड़ो, यहाँ पे सिमेट्रिक वर्ड छोड़ो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट। यहाँ पे सिमेट्रिक वर्ड को अभी मैं क्यों यूज करूंगा, क्योंकि जब भी मुझे ए टी दिखेगा ना तो वहां पे ए रिप्लेस कर सकता हूँ अगर ए सिमेट्रिक है तो, राइट ना? तो हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले रहे हैं, यानी कि उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ट्रांसपोज लेके देखेंगे कि भाई माइनस बार आ रहा है तो इसको सिमेट्रिक, माइनस बार नहीं आ रहा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर कुछ भी नहीं हो रहा, पहले जैसी नहीं बन रही है तो ना सिमेट्रिक ना इसको सिमेट्रिक। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसपोज लिया। ओके, ट्रांसपोज लेने के बाद इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस टी को मैं अंदर डाल सकता हूँ। यस, अंदर डाला मैंने। अब ये ए का ट्रांसपोज बना, ए का ट्रांसपोज इज ए बिकॉज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि सेम वापस ये बन गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्या श्रेया, नहीं समझा? समझा सर। एक्सप्लेन करो आप। सर अगर हमें चेक करना है कि एडजॉइंट सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम उसका ट्रांसपोज लेंगे और ट्रांसपोज लेने पे हमें वापस से एडजॉइंट मिलता है, तो इसलिए वो सिमेट्रिक है। अभी ये स्टेप समझ आया ना, इससे ये स्टेप कैसे बना और इससे ये हाँ स्टेप? सर। ओके। सेकंड, एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। क्या श्रेया, क्या लगता है? यस श्रेया, याद रखना, एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स। आप 2 क्रॉस 2 का लेके देख सकते हो, 2 0 0 2, क्योंकि जब हम ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे ना तो यहाँ पे सिर्फ ये एलिमेंट आ सकता है, फिर ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे ना तो यहाँ पे जीरो, मतलब जीरो की जगह वापस जीरो ही आ रहा है। डायगोनल चाहे 3 क्रॉस 3 का भी लेके देख सकते हो, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है सपोज 2 2 3 और 0 0 0 0, बाकी सब जगह जीरो है, तो आप देखोगे कि माइनर जो बन रहा है ना वो जीरो ही बन रहा है। क्योंकि अगर किसी भी जगह पे जहां पे जीरो है, जीरो वाले एलिमेंट का अगर माइनर लोगे या कोफैक्टर लोगे तो उसमें बची हुई जो मैट्रिक्स रहेगा ना, आई मीन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो। सपोज मुझे इस जीरो का माइनर फाइंड करना है तो मैं ये और ये छोड़ दूंगा, तो जो कुछ भी बची हुई है ना उसमें 3 जगह जीरो है, और जब भी 2 क्रॉस 2 में 3 जगह जीरो होता है तो वो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो रहेगा। चाहे कोई सा भी चेक करो, कोई सा भी, ये जीरो के लिए चेक करो तो ये 3 जगह जीरो, चाहे ये इसका चेक करो तो ये 3 जगह जीरो। किसी भी जीरो का अगर माइनर या कोफैक्टर फाइंड करोगे तो वो 3 जगह जीरो रहेगा ही रहेगा। समझा ना श्रेया तुम? इसका मतलब हाँ जीरो का माइनर कोफैक्टर जीरो ही रहेगा, इसलिए डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट तो प्रॉपर्टी से है ही करेक्ट। एडजॉइंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का जो, हाँ ऑब्वियसली डायगोनल तो रहेगा ही रहेगा। अगर ऐसा बोलते ना एडजॉइंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज यूनिट मैट्रिक्स तो सोचना पड़ता, लेकिन ये चीज तो हम पहले ही देख चुके हैं ना इसमें 3 में, आई मीन बी में। एडजॉइंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑलरेडी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये स्टेटमेंट ऐसा ही बन गया, एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। यस,
इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें, आई मीन फाइनल आंसर ए है, हमें पूछा था इनकरेक्ट। ठीक है, बाकी का करना एक बार ट्राई करना। अभी हम सीखेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके श्रेया, 4 मिनट का ब्रेक लेते थोड़ा सा। अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 10:07। हम 10:12 को वापस स्टार्ट करेंगे, 11 बजे तक रखने का ट्राई करते हैं। ओके, 10:12 को वापस स्टार्ट करेंगे।
ओके, स्टार्ट करते हैं वापस। ओके, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो श्रेया, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तक हमने सीखा है। और क्योंकि मैट्रिक्स में डिवीजन का कोई मतलब नहीं होता, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का एक मीनिंग होता है, एक मैथमेटिकल मीनिंग होता है, जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है। वो जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन डिवीजन का कोई मीनिंग नहीं, दो मैट्रिक्स को डिवाइड करना उसका कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे दो नंबर को डिवाइड करते हैं ना, उसका क्या मतलब बनता है। जैसे अगर मैंने 3 को 2 से डिवाइड किया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक 3 यूनिट की रॉड है, 1 2 3, ओके, ये 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट। अगर 3 यूनिट की रॉड है, तो 3/2 का मतलब होगा इस 3 का हाफ। ये 3 यूनिट की रोड का हाफ, यानी कि ये इतना सा पार्ट 3/2, यानी कि इस पूरी रोड का 1/2 पार्ट। जैसे अगर 10 कुछ मैंने 7 किया, इसका मतलब 10 यूनिट की जो रोड है ना, उसका 7th पार्ट, क्या बोल रहा हूँ, 10 यूनिट, हाँ 10 यूनिट रोड का 7th पार्ट, 10 यूनिट रोड का 1/7 पार्ट। ओके, ये होता है 10/7। तो अगर दो नंबर को डिवाइड करते हैं ना, तो उसका ऐसा कुछ मीनिंग होता है मैथमेटिकल। लेकिन मैट्रिसेस को जब आपस में डिवाइड करते हैं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो ये चीज समझिए, आपको मैट्रिसेस का मीनिंग नहीं है डिवीजन का। हाँ ओके, तो इनवर्स ऑफ, तो इसलिए डिवीजन नहीं है, इसलिए एक इनवर्स का कॉन्सेप्ट आया, ए इनवर्स विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो, इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं कर पाएंगे, इनफैक्ट मैथमेटिकली भी हम लोग ऐसे रिलेट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते हैं इसके साथ। तो याद रखना, क्योंकि एडजॉइंट ए अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, 2 डायमेंशनल कैलकुलेशन। डिटरमिन ये इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, याद रखना। एडजॉइंट ए तक तो हमने अभी तक सीखा, उसमें डिटर्मिनेंट ए डिवाइड कर देंगे तो वो इनवर्स ऑफ ए बन जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ए इज ए रियल नंबर, मतलब नंबर है, रियल भी हो सकता, कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता, बट 0 नहीं होना चाहिए डिटर्मिनेंट। अच्छा, डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होना चाहिए, तो ये तो एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स का ये है ना कैरेक्टरिस्टिक। डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए सिंगुलर नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर डिटर्मिनेंट ए 0 होता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर कौन, ए। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन, ए। ओके, तो इनवर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, यानी कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर रहेगा। ठीक। अच्छा से अभी आगे का जो एक्सरसाइज है ना, ये 12th का पार्ट है अभी। मेटाइसिस एंड डिटर्मिनेंट 12th वाले, 12th में है ना, क्योंकि 11th में एडजॉइंट तक था, इनवर्स नहीं था। 12th में इनवर्स है, तो 12th का मेटाइसिस का एक्सरसाइज भी करना रहेगा पार्ट 1 से। ओके, तो ये जो चैप्टर है, इसमें सेल्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस है। मतलब क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है। अभी कॉन्सेप्ट बताने के बाद उसमें नया कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। तो श्रेया, पूरा जो सेकंड चैप्टर है ना, वो तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, 12th पार्ट 1। श्रेया, समझा तुम। हाँ सर। सेकंड चैप्टर मैट्रिसेस, उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है, जहाँ पे भी एडजॉइंट एंड इनवर्स की बात आ रही, जिस एक्सरसाइज में एडजॉइंट और इनवर्स की बात है, सिर्फ वो वाला कंप्लीट करना। ओके, इससे थोड़ा बोर्ड की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि बुक तो एक बार करना ही है, एक ही बार करना है, एक से ज्यादा बार करने का रखना ही नहीं है। और स्पेशली ये वाला चैप्टर। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली थोड़े ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और मुझे डर है इससे यार थोड़ा सा कि क्या करें, डायरेक्ट ऊपर लेवल का करना सही रहेगा या नहीं।
ओके, जाने दोस्तों यार, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। क्या करना है, एडजॉइंट तक तो वैसे भी आपको पता है एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है, उसमें डिटर्मिनेंट ए को डिवाइड करना है, सिंपल इतनी सी बात है। पर क्वेश्चन थोड़े अलग लेवल के भी बन जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनवर्स ही फाइंड करने का रहता है, नहीं। और वैसे भी जेई में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर पीवाई क्यूज को देखे तो इंपॉर्टेंट सिर्फ वो लीनियर इक्वेशन और एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी आता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिसेस, तो वो भी हम सीखने वाले हैं। वो शायद आप लोग फर्स्ट टाइम सीखोगे, जब मैं बीटेक कर रहा था तो कंप्यूटर साइंस में वो चीज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ओके, क्या है ये क्वेश्चन, क्या है, लेट A is this matrix, 10 be equal to this matrix, B is inverse of A, then find the value of alpha। ये श्रेया कैसे करेंगे, B is inverse of A। श्रेया अगर B A का इनवर्स है ना, तो A B का इनवर्स है। जैसे 2 का इनवर्स 1/2 है, तो 1/2 का इनवर्स 2 है। जो चीज यहाँ पे इनवर्स से रिगार्डिंग, मतलब ये कॉन्सेप्ट जो रियल नंबर के लिए यूज होता है वो यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होगा। अगर B A का इनवर्स है, तो A B का भी इनवर्स है। इसका मतलब A B का इनवर्स है, से तो आप ए का इनवर्स फाइंड करो और बी के इक्वल करो, वहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। श्रेयस, हाँ सर। इसका मतलब ए का इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है श्रेयस पूरा इनवर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ अल्फा, तो हमें एक काम करते हैं, ये अल्फा मतलब इनवर्स होता क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजेंट। अच्छा, डिटर्मिनेंट ए, ओके, 4 इधर +1, 1 + 3 5, ओके, 4 + 5 1 1 1, मतलब 10 मिल रहा है। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है ना, तो थोड़ा सा हिंट भी मिल रहा है कि 10 ही आएगा। ओके, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 10 आया। एडजॉइंट ए फाइंड करना, तो एडजॉइंट ए में सिर्फ वो एलिमेंट फाइंड करना जहां पे अल्फा को रिलेट कर सकते हैं। अल्फा यहाँ पे, इसका मतलब जो कोफैक्टर का ट्रांसपोज करने के बाद जो एलिमेंट आएगा ना, वो इस पोजीशन पे आना चाहिए। इसका मतलब ट्रांसपोज करने से पहले जो कोफैक्टर रहेगा वो यहाँ पे होना चाहिए। इसका मतलब इस -1 का हमें ट्रांसपोज फाइंड करना, ये सॉरी कोफैक्टर फाइंड करना है। श्रेय समझा तुम्हें, -1 का कोफैक्टर फाइंड करना और उसको, सर हाँ, थर्ड रो का ना, 1। अरे यस यस, 1 का, नीचे इस, हाँ 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 1 का, करेक्ट, इस 1 का कोफैक्टर फाइंड करना। ओके, तो क्या होगा, -1 -2 -5, इसका कोफैक्टर -5 है, ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे -5 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे -5 आ गया, नहीं, यहाँ पे -5 नहीं, 10 से डिवाइड करेंगे ना, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हुआ -5/10, तो -5/10 बी के एडजॉइंट का यहाँ का एलिमेंट है, सेकेंड और थर्ड कॉलम का। अब इसको अगर हम, सर उस एलिमेंट का साइन भी चेंज होगा ना? प्लस माइनस प्लस माइनस, हाँ रे, एक मिनट, कितना मिस्टेक हो रहा है। ओके, वापस से कर रहा हूँ। हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, ए इनवर्स फाइंड कर रहे हैं ना, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजेंट ए, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/10, और एडजेंट ए के लिए यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट्स है। अब सिर्फ हम इन दो पोजीशन की बात करेंगे। एडजेंट ए इस पोजीशन पे क्या आएगा और इस पोजीशन पे क्या आएगा चेक कर लेते हैं। अच्छा, इस पोजीशन का चेक करने का जरूरत नहीं है, आई मीन एडजेंट फाइंड करना ना, तो एडजेंट तो इस पोजीशन का होना चाहिए। इसका मतलब कोफैक्टर इस पोजीशन का होना चाहिए। कोफैक्टर इस पोजीशन का फाइंड करने के लिए ये रो गया, ये कॉलम गया, -3 -2 -5, तो कोफैक्टर 2 3 2 इज -5, नहीं ये माइनर है, कोफैक्टर फाइंड करने के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये +5 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे +5 आ रहा है, यानी कि ए इनवर्स में इस पोजीशन पे
प्लस 5/2 आ रहा है, अपॉन 2 क्यों, अपॉन 10 क्यों, क्योंकि ये 10 डिवाइड होगा इस पोजीशन पे ए इनवर्स में, यहाँ पे आ रहा 5/10, राइट। ओके, बिल्कुल करेक्ट, 5/10। और बी में उसी पोजीशन पे आएगा अल्फा/10, दोनों इक्वल हो सकते हैं, तो 5/10 अल्फा/10। ठीक है श्रेया, समझ आया क्या? करेक्ट है ना हाँ ये? सर। समझ तो आया ही रहेगा, करेक्ट है ना? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। मैट्रिसेस ए एंड बी सेटिस्फाई ए बी इक्वल टू बी इनवर्स, ओके, वेयर बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। फाइंड विदाउट फाइंडिंग ए इनवर्स, क्या फाइंड करना, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच के ए माइनस 2 बी इनवर्स प्लस आई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। वाओ, यस श्रेया ही बता सकते हो कैसे करना? हमें गिवन है ए बी इक्वल टू बी इनवर्स, बी मैट्रिक्स गिवन है, बट बी इनवर्स फाइंड नहीं करना और बताना है कि के ए माइनस 2 बी इनवर्स प्लस आई इक्वल टू 0 किस के की वैल्यू के लिए हो जाएगा। अच्छा, जब बी इनवर्स को यूज ही नहीं करना है तो हमें हमें इसको हटा देना चाहिए ना, के ए माइनस 2 बी इनवर्स प्लस आई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे बी इनवर्स को यूज ही नहीं करना के की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो इसको हटा देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाई बी, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन यानी कि राइट साइड में, हर एक टर्म के राइट हैंड साइड में बी से मल्टीप्लाई करना है। तो के ए बी माइनस 2 बी इनवर्स बी, बी इनवर्स बी आगे चल के आई बन जाएगा और ये बनेगा आई बी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ओके, सो के ए बी माइनस, ये हो गया 2i और इधर हो गया बी, बिकॉज आई किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो हट जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। ओके, ये ऐसा बना है। अब ए बी इक्वल टू बी इनवर्स है, आपको दिख रहा है ए बी इक्वल टू बी इनवर्स क्वेश्चन में गिवन है। ए बी की जगह बी इनवर्स डाल देते एक बार, क्योंकि ये दो मैट्रिक्स है, दो से एक बनाने का ट्राई कर रहा है। ये हो गया बी इनवर्स माइनस 2i प्लस बी इज इक्वल टू 0, लेकिन बी इनवर्स तो यूज ही नहीं करना, तो अगेन हम बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि के बी इनवर्स बी माइनस 2ib प्लस बी इंटू बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अच्छा, ये आगे चल के क्या बन जाएगा, के आई माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो अभी बी इनवर्स का हम यूज भी नहीं कर रहे हैं, और के का वैल्यू फाइंड करने के लिए बी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे बी पुट करेंगे, यहाँ पे आई पुट करेंगे और के का वैल्यू आ जाएगा। सही समझा तुम्हें? हाँ सर। ओके, कैलकुलेशन है, कर सकते हो आप। मतलब क्या करना, के इधर आई की जगह 0 1 1 0 0 1, ओके 1 0 0 1 माइनस 2 बी की जगह पे 2 2 माइनस 1 0 प्लस बी स्क्वायर की जगह पे 2 2 माइनस 1 0 2 2 माइनस 1 0 ऐसा, और इक्वल टू 0 मैट्रिक्स के इक्वल कर देना, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए ना सबको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कोई एक कैलकुलेट करो। जैसे इस के को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा बन गया के यहाँ पे कितना हो रहा, माइनस ये हो गया 4, इसकी वजह से, मतलब यहाँ से 2 हटा के मैं 4 लिख सकता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2, यानी कि ये बन रहा 2, यानी कि इस पोजीशन पे बनेगा 2। तो ये कितना हो रहा है, के माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि के इक्वल टू 2 आ गया आंसर। श्रेय ये समझाना तुम्हें कैसे फाइंड। हाँ सर। ओके, अभी एक और क्वेश्चन है इसमें, विदाउट फाइंडिंग ए इनवर्स द मैट्रिक्स एक्स सेटिस्फाइंग ए इनवर्स एक्स ए इज इक्वल टू बी। एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है जो ए इनवर्स एक्स ए इक्वल टू बी कर देगा, वो कौन सी मैट्रिक्स? श्रेय बताओ, नहीं ये कैसे करेंगे? ए इनवर्स फाइंड नहीं करना, अच्छा ए इनवर्स नहीं फाइंड करना तो काम करो ना, हटा दो ए इनवर्स को। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए इनवर्स एक्स ए इज इक्वल टू बी। ए से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आई बन जाएगा,
प्री मल्टीप्लीकेशन, ओके, इधर ए इधर A. ये हो जाएगा एक्स ए इज इक्वल टू ए बी, एक्स ए इक्वल टू ए बी ना, तो क्या कर सकते हैं अभी आगे, ए तो है ही नहीं ना अपने पास, अच्छा ए है नहीं से है अपने पास, तो हम ऐसा करते हैं ना, बी का यूज, ये जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है ना उसका यूज करने के लिए और बी का यूज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बी से पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो एक्स ए बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी की जगह हम क्या डाल सकते हैं, बी इनवर्स, यानी कि एक्स बी इनवर्स इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ओके, एक्स बी इनवर्स रॉन्ग किया क्या, अच्छा ए बी की जगह यहाँ पे भी तो बी इनवर्स डाल सकते हैं ना, मतलब मैं सोच रहा हूँ बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं लेकिन बी क्यूब हो जाएगा, तो बेटर है यहाँ पे भी मैं ए बी की जगह, ये जो ए बी है ना इधर में बी इनवर्स डाल देता हूँ, क्योंकि अभी वैसे भी बी से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, एक्स ए बी इज इक्वल टू बी इंटू बी इनवर्स इज आई एंड ए बी इज बी इनवर्स, तो ये हो गया एक्स बी इनवर्स इक्वल टू आई, मतलब एक्स बी से अगेन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया एक्स आई इज इक्वल टू आई बी, यानी कि एक्स इक्वल टू बी। श्रेया समझा क्या तुम्हें, हाँ सर। ठीक समझ आया तुम्हें कैसे हुआ ये, हाँ सर। ओके, भाई सिंपल है, लॉजिक के साथ कर रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ है ही नहीं कि कुछ समझने लायक नहीं है, मतलब कि पता ही नहीं चल रहा है कि जो स्टेप लिया वो क्यों लिया, यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे ना ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब अपने को ए इनवर्स चाहिए ही नहीं, ए इनवर्स यूज ही नहीं कर सकते, तो फिर इसको हटाना है, हटाना मतलब ए से मल्टीप्लाई करो, प्री मल्टीप्लीकेशन, जैसे ही ए से मल्टीप्लाई किया ये इस तरह का बन गया, अच्छा यहाँ पे ए भी नहीं गिवन है क्वेश्चन में, इसका मतलब हमें जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है ना उसका यूज करना है, यानी कि ए बी इक्वल टू बी इनवर्स एन बी को यूज करना है, तो यहाँ पे ए तो गिवन है पर बी नहीं है, अब ए बी इक्वल टू बी इनवर्स यूज करना है इसलिए बी से मल्टीप्लाई भी किया, जब मल्टीप्लाई किया तो पता चला यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, बट बाद में पता चला कि इसको ए बी को बी इनवर्स लिख सकते हैं, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में हम बी से ही मल्टीप्लाई करने वाले, जैसे बी से मल्टीप्लाई किया ये आई बन, बाकी तो समझ आ रहा है आपको। Next question is if A and B are square matrices of same order such that AB equal to 0 matrix, B is not equal to 0, then prove that determinant A equal to 0. Determinant A is 0. से एक बात बताऊं, ये है ना हमेशा ट्रू होता है, पता है, अगर दो मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि सिर्फ स्क्वायर के लिए बात कर रहा हूँ मैं, okay? दो स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका मल्टीप्लीकेशन 0 होता है, उसमें से अगर एक 0 नहीं है तो डेफिनेटली दूसरे का डिटर्मिनेंट 0 हमेशा ट्रू होता है, दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रही है और वो 0 मैट्रिक्स आती है, उसमें से अगर कोई एक 0 नहीं है तो इसका मतलब डेफिनेटली दूसरे का डिटर्मिनेंट 0, ऐसा, ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ हम प्रूव करेंगे, पर मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग बताओ पहले कि कैसे कर सकते हैं। यस यार, कैसे करें, और ये स्टेटमेंट लिख भी सकते हो उससे आप कहीं पे, मतलब अगर याद रखना हो तो, कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0 मैट्रिक्स बन रहा हो, डेफिनेटली, या फिर ऐसे स्टेटमेंट बना सकते हैं कि अगर ए बी इक्वल टू 0 है ना, दोनों में से एक का डिटर्मिनेंट डेफिनेटली 0 होगा, या तो ए का 0 होगा या फिर बी का 0 होगा, अगर ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं, मतलब ये इतना सा लिख सकते हैं, ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, ओके, कैसे करेंगे देखो,
क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट की बात हो रही है ना, हमें दिया ए बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, बट डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, इसलिए दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ। जीरो को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बनेगा डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू जीरो। हमें प्रूव करना है कि इसमें डिटर्मिनेंट ए जीरो आएगा। तो यहाँ से ये भी प्रूव होगा कि डिटर्मिनेंट बी जीरो नहीं, डिटर्मिनेंट ए जीरो, बी जीरो नहीं है, बी का डिटर्मिनेंट भी जीरो नहीं है, ये दोनों चीजें। ओके, कैसे प्रूव करेंगे? हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में कि ए का डिटर्मिनेंट जीरो है, लेट डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो, नहीं है नॉट इक्वल टू जीरो, ये प्रूव कर, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन तरीके से प्रूव करना रहेगा इसको। डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है, मान लिया आपने डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं, इसका मतलब ये जीरो होने के लिए क्या करना रहेगा? डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है, इसका मतलब ओके कॉन्ट्राडिक्ट तरीके से कर रहे हैं ना, डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं मतलब हमें ये प्रूव करना रहेगा कि बी जीरो है। एक मिनट, बी जीरो, ओके सर बी का डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है ना? जरूरी नहीं, हाँ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूरी नहीं। दोनों में से एक का डिटर्मिनेंट डेफिनेटली जीरो है, अगर मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि ए बी इक्वल टू जीरो है, तो डेफिनेटली दोनों में से एक का डिटर्मिनेंट जीरो है, या तो ए का डिटर्मिनेंट जीरो है या बी का डिटर्मिनेंट जीरो है, दोनों का भी डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है। लेकिन ये दोनों का डिटर्मिनेंट जीरो एक जीरो के केस में भी हो सकता है कि दोनों मैट्रिक्स ही जीरो है, पर वो हम अज्यूम करें कि ए एंड बी जीरो नहीं है। अगर ऐसा है तो ये पॉसिबिलिटी होती है, और साथ में ए एंड बी दोनों का डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है। तो हम क्या करें, डिटर्मिनेंट ए, देखो कोई डेटा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट तरीके से इसको प्रूव कर रहा हूँ। डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं, जबकि हमें प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट ए जीरो है। इसके लिए मुझे, अगर मैंने ये एज्यूम किया ना, तो मुझे इसको गलत साबित करना होगा कि बी जीरो है। बी जीरो ये गलत साबित करने के लिए डिटर्मिनेंट की बात नहीं आनी चाहिए, बिकॉज हम बी को जीरो कर रहे हैं। मैं क्या करूंगा, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी इक्वल टू जीरो। अच्छा श्रेया देख, हो गया ब्रो, हमने ये एज्यूम किया है कि डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है, तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ए इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड ए इनवर्स ए हो गया आई, और आई को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बी इक्वल टू जीरो हो रहा है, राइट ना? बी इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है, आई मीन डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो रॉन्ग है, यानी कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो है। क्या श्रेया समझ आया क्या ये? नहीं समझा। यहाँ तक समझे? हाँ सर। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग, या तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो, या फिर डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू जीरो, या दोनों जीरो। ओके, इसे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, पर हमें ये प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट ए जीरो है। कैसे प्रूव करें? मान लेते हैं स्टार्टिंग में कि इस क्वेश्चन के लिए, इसको भूल जाओ, ये गया अभी, डिटर्मिनेंट ए मान लेते हैं स्टार्टिंग में जीरो है ही नहीं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है? डिटर्मिनेंट ए जीरो है ही नहीं, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब जो क्वेश्चन में गिवन है ना, ए बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, उसमें ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों साइड, तो ए इनवर्स ए इज आई, ए इनवर्स जीरो इज जीरो, एंड बी इक्वल टू जीरो। मतलब अगर मैं ये एज्यूम करता हूँ कि भाई ए इनवर्स जीरो नहीं है, तो मुझे कंक्लूजन मिलता है कि बी इक्वल टू जीरो है। अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो बी जीरो है, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला बी जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये रॉन्ग है जो आपने एज्यूम किया, यानी कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होगी।
क्या श्रेया अभी समझे तुम? हाँ सर। ओके। जैसे हम लोग वो नहीं प्रूव करते थे क्या, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर, तो हम कंसिडर करते थे कि रूट टू रेशनल है, फिर उसको पी बाई क्यू फॉर्म बनाने का ट्राई करते, पर बनता नहीं। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, यानी कि रूट टू रेशनल नहीं है, तो क्या है फिर इरेशनल, वो उस तरीके से प्रूव किया। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ a matrix. Every invertible matrix possesses a unique inverse. Yes. तो ये यहाँ पे प्रूव नहीं करेंगे, बस याद रखना एक छोटी सी बात है कि हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स है ना यूनिक होता है, कोई दो, किसी एक मैट्रिक्स के दो इनवर्स नहीं हो सकते। ठीक है, ओके, हो गया, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। सेकेंड, ए इनवर्स का इनवर्स वापस से ए बनेगा, ऐसा नहीं कि ए इनवर्स का ए की पावर -2 कर दिया, नहीं, ए इनवर्स का इनवर्स वापस से ए हो जाएगा, जैसे 1/2 का इनवर्स 2, 2 का वापस से इनवर्स 1/2, सेम जैसे रियल नंबर में होता है वैसे का वैसे है। ठीक है श्रेया, सेकंड में कोई डाउट नहीं ना, सेकंड प्रॉपर्टी में? नो सर। ओके, अगर ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट ए के डिटरमिनेंट का इनवर्स होता है, कर सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको। आप एक ए मैट्रिक्स लो जो इन्वर्टिबल है, उसका इनवर्स फाइंड करके डिटरमिनेंट लो, या फिर ए का डिटरमिनेंट लो और उसका इनवर्स करो, सेम ही आएगा। ओके श्रेया, थर्ड में कोई डाउट? नो सर। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है श्रेया, ऐसा कि अगर आप ए इनवर्स को 1/a लिखते हो तो कॉन्ट्राडिक्ट बनता है, बट हम क्योंकि 1/a लिख नहीं सकते इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ए का इनवर्स लिया मतलब जो मैट्रिक्स है ना वो डिनोमिनेटर में लेके गए, फिर उसका हम लोग मॉड ये डिटरमिनेंट ले रहे हैं, अब डिटरमिनेंट ले रहे हैं मतलब डिनोमिनेटर का डिटरमिनेंट ले रहे हैं। ये चीजें अगर सोचे ना कि ये मैट्रिक्स को डिवाइड कर सकते हैं तो ये चीजें सामने आती है, और ये प्रूफ भी हो जाता है। अच्छा से पता है, कभी भी अगर ऐसे फंस जाओ ना ट्यूशन में इनवर्स में, तो ये मान लेना कि डिटरमिन ए इनवर्स का मतलब होता है 1/a, ये मान लेना, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना इस बेसिस पे बनी हुई। जैसे ये भी देखोगे ना, ए इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स का मतलब 1/a, और उसका इनवर्स मतलब 1/1/a, मतलब वापस से ए, ये इस तरह से प्रूव हो जाएगी। और यहाँ पे भी कर सकते हो, ए इनवर्स इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हो मतलब 1/a का डिटर्मिनेंट ले रहे हो, 1 का तो कुछ नहीं होता, और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वापस से ऊपर आएगा तो पावर में -1 हो जाएगा, मतलब ये इसके इक्वल है। जस्ट बता रहा हूँ कि सारी प्रॉपर्टी इस तरह से मैच कर सकता हूँ, रिलेट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। श्रेया समझा ये तुम्हें? हाँ सर। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी किधर गई है? अरे फोर्थ प्रॉपर्टी किधर? ओके, हो सकता है इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा, जाने दो। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ ए इज इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज आल्सो इन्वर्टिबल। सिंपल सी बात है, क्या हो गया इसमें, कोई बड़ी बात है क्या? अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए का ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा ऑब्वियसली। क्यों ऐसा होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर ए इन्वर्टिबल है तो ट्रांसपोज ऑफ ए भी इन्वर्टिबल, यानी कि अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट, आई मीन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाया ना, तो डिटर्मिनेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ए के ट्रांसपोज का इनवर्स ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। यस रे, यही सेम चीज है ना रियल नंबर के साथ। पता है ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, ये वाली और ये वाली प्रॉपर्टी जो रियल नंबर के साथ जिस तरह से रियल नंबर के साथ कैलकुलेशन होती है वैसे कैलकुलेशन किया ना, जैसे ए इनवर्स को हमने लिखा 1/a, एक्चुअल में लिख नहीं सकते बट लिखा हमने एक रियल नंबर कंसिडर करके। सेम वैसे यहाँ पे भी एक को ना रियल नंबर कंसिडर कर सकते कि जैसे 2 की पावर में 3 है और होल पावर 4 है, तो इसको 2 पावर 4 रेज़ टू 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है कि ए के ट्रांसपोज का इनवर्स मतलब ए के इनवर्स का ट्रांसपोज, यानी कि पावर का पावर होते तो पावर मल्टीप्लाई होती है, इसलिए इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से याद रख सकते हो, बट एक्चुअल में ये भी तो करेक्ट है ना, मतलब मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो भी करेक्ट है, क्योंकि जब ट्रांसपोज होता है तो रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाते हैं और कुछ नहीं चेंज होता है।
तो ये प्रॉपर्टी भी तो होल्ड करेगी ना जब आप इनवर्स फाइंड करोगे। तो सिंपल कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन ए में होगी वही ए के ट्रांसपोज में होगी। बस रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाया। तो इसमें बाद में इनवर्स लो या पहले इनवर्स लो, फर्क क्या पड़ेगा? एट दी एंड तो इनवर्स तो हो ही चुका। अरे सॉरी, पहले ट्रांसपोज लो या बाद में ट्रांसपोज लो, क्या फर्क पड़ेगा? एक बार ट्रांसपोज तो हो चुका है दोनों का, तो दोनों इक्वली आएंगे ना। श्रेया समझ रहा है ना तुम्हें? हाँ सर। ओके, yes, next property, if A is invertible matrix then A raised to k का इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स का k। यस, वही सेम रियल नंबर की तरह इसको ट्रीट कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 7, if A is invertible matrix then k A इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स अपॉन k। यस रहेगा, अगेन इसको रियल नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हो। इनवर्स जो रहेगा ना वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किस किस पे, k पे और a पे, रियल नंबर की तरह अगर देखना है। ये हो जाएगा k रेज टू माइनस वन, a रेज टू माइनस वन, k रेज टू माइनस वन मीन्स वन अपॉन k, और ये यहाँ पे a इनवर्स, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं a इनवर्स अपॉन, सिंपल। अच्छा, इट प्रॉपर्टी a इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स इक्वल टू a अपॉन डिटर्मिनेंट a। एक मिनट, क्या a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a आता है ना। एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। और एडजॉइंट से जब कांस्टेंट बाहर आता है तो वो उसकी पावर में n माइनस वन होता है। वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस वन, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट इज डिटर्मिनेंट ए रेज टू n माइनस टू इनटू ए। सही, तो इसका प्रूफ भी कर दिया मैंने इधर। ये रहा, समझ आया क्या तुम्हें ये वाली प्रॉपर्टी कैसे बनी? हाँ ओके, तो डायरेक्टली ऐसे याद रख सकते हो उसे कि अगर जैसे क्या रहता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट है, राइट। आप ये ऐसे समझो कि एडजॉइंट ए इधर आ गया, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। रिलेट कर सकते हो, प्रूफ अभी जस्ट हमने देखा यहाँ। अच्छा, ये भी एक नाइन्थ प्रॉपर्टी भी अच्छी प्रॉपर्टी है कि अगर ए डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के एलिमेंट a1 a2 a3 अप टू an तक है, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, देन ए इनवर्स इक्वल टू डायगोनल, यानी कि डायगोनल में जो एलिमेंट्स होंगे ना उसका इनवर्स हो जाएगा। श्रेया समझा क्या तुम्हें ये? देखो डायगोनल में अगर सपोज 1 2 3 है, बाकी सब जगह जीरो, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हुई, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यस। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा पता है? 1/1 0 0 0, 1/2 0 0 0 1/2, यानी कि डायगोनल के एलिमेंट का इनवर्स हो गया, ऐसा रहता है। ओके श्रेया, समझे क्या तुम? हाँ सर। ठीक है, ठीक, समझ आ रहा बराबर? हाँ सर। तो क्या है यहाँ पे, इफ द मैट्रिसेस A B and A plus B are non singular then prove that non singular means inverse exist कर रहा है, then prove that A into A plus B inverse into B whole inverse is equal to B inverse plus A inverse। जो भी प्रॉपर्टी हमने सीखी ना उससे ये प्रूव हो जाएगी। यस रे, सोचो ना एक बार, बताओ ना कैसे प्रूव कर सकते हो। और ये हम है ना हाई लेवल के क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो अगर आपका पहले से 11th में नहीं हो चुका, जैसे किसी को मैट्रिसेस अगर फर्स्ट टाइम सिखाना ना, तो ये मेथड नहीं रहता है सिखाने का। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई आप ऑलरेडी हो स्कॉलर, आप खुद से कर सकते हो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का कोई भी क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं, और एक बार हो चुका है 11th में, इसलिए इस तरीके से ले रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए श्रेया के डिफेंशन के जैसे ये भी भारी लगे थे, क्योंकि ये मैं कंसिडर कर रहा था कि डिफेंशन भी बहुत फास्ट लिया था डिफेंशन। पर ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो बताना, नहीं समझ आ रहा तो बताना, कुछ भी रहेगा तो हम डिस्कस करेंगे तो कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके।
ये हाई लेवल की क्वेश्चन है सर। ये श्रेया बताओ कैसे प्रूव करना, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, राइट हैंड साइड प्रूव करना, और पर कैसे? श्रेया सिंपल है, अभी जस्ट हमने एक प्रॉपर्टी देखी, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये देखी क्या? नहीं देखी, मुझे लगता है हमने नहीं देखी ये तो। ये प्रॉपर्टी नहीं देखी श्रेया, हो सकता है वो फोर्थ प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे लिख लेना अगर लिख रहे हो तो, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, एडजॉइंट में भी होता है ऐसा, ट्रांसपोज में भी होता है, इनवर्स में भी होता है। ठीक है, ये वाला कैसे होगा क्वेश्चन? लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखें हम, लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटू ए प्लस बी इनवर्स बी होल इनवर्स। जब इनवर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनवर्स क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ? क्योंकि होल इनवर्स है नहीं ना राइट हैंड साइड। इनवर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बी पहले आगे आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड टू लेफ्ट टू राइट नहीं होगा, ये राइट टू लेफ्ट होगा। तो बनेगा बी इनवर्स ए प्लस डी इनवर्स का होल इनवर्स, तो इनवर्स हट जाएगा प्रॉपर्टी से, और ये बना ए इनवर्स। ठीक है, ऐसा हुआ। अब ये जो बी इनवर्स है ना, पहले अंदर गया, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा ना, बी इनवर्स ए प्लस बी इनवर्स बी, और ए इनवर्स बाहर ये। ओके, बी इनवर्स बी इज आई, ये बनेगा बी इनवर्स ए प्लस बी इनवर्स बी, अरे यार, बी इनवर्स बी बना आई, और ये हो गया ए इनवर्स। जब ए इनवर्स अंदर जाएगा ना, तो ये बनेगा बी इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू और प्लस आई इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स इज आई, यानी कि यहाँ पे सिर्फ बी इनवर्स होगा, और यहाँ पे ए इनवर्स हो गया प्रूफ। तो ये समझ आ रहा है तुम्हें? हाँ सर। दो प्रॉपर्टी यूज हुई, एक तो ये वाली यहाँ पे, और दूसरी इनवर्स का इनवर्स यहाँ पे। सिंपल है बात। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अच्छा, जैसे भी सिमेट्रिक की बात आती है ना, तो साइड में लिख लेने का, ए का ट्रांसपोज ए होगा, बी का ट्रांसपोज बी होगा, सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए। ओके, ए बी इक्वल टू बी ए, then prove that A inverse B inverse is symmetric matrix. ओके, A इनवर्स B इनवर्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमें सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक प्रूव करना रहता है, तो हम क्या करेंगे, उनका ट्रांसपोज लेंगे। अगर वापस से वो बन गया तो सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज ले। हमें ये पता है कि जब ट्रांसपोज लेते हैं तो राइट से लेफ्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि बी इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ऐसे बनेगा, राइट। अच्छा, हमें ये भी पता है कि अगर पावर में माइनस वन मतलब ये इनवर्स है, बट इसको हम रियल नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं जब इनवर्स की बात आती है। तो ये होगा बी का ट्रांसपोज का इनवर्स ए के ट्रांसपोज का इनवर्स। अब क्योंकि बी सिमेट्रिक है, ए भी सिमेट्रिक है, तो बी और ए के ट्रांसपोज को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स। यस रेया, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए बी इक्वल टू बी ए, अच्छा इसका यूज करना रहेगा। ये आ तो गया है श्रेया, ऐसा आया है बी इनवर्स ए इनवर्स, लेकिन हमें चाहिए ए इनवर्स बी इनवर्स। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इनवर्स है ना, होल इनवर्स बार ले लेता हूँ, तो ये ए बी बन जाएगा, राइट। क्योंकि जब इनवर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है तो राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका मतलब जब बार निकलेगा ना, तो भी ये आपस में इंटरचेंजेबल। अब क्योंकि ए बी इक्वल टू बी ए है, तो यहाँ पे ए से डाल दिया, और ये हो गया ए इनवर्स बी इनवर्स, यानी कि इसका ट्रांसपोज लिया हमने और वापस यही बन गया, मतलब ये सिमेट्रिक है। क्या श्रेया समझ आ रहा है क्या तुम्हें? हाँ सर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक, कुछ डाउट है? नहीं सर। ओके, next question, prove that if A is non-singular matrix such that A is symmetric, then A inverse is also symmetric. A symmetric है तो A inverse भी symmetric है। अच्छा, विथ सॉल्यूशन भी यहाँ पे क्रॉप किया मैंने इसको। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। श्रेया सामने लिखा हुआ है, देखो आराम से, अगर कुछ डाउट है तो बताओ मुझे। अगर समझ आ गया तो बता देना, नहीं समझ आया तो भी बताना।
समझा। ठीक, कुछ डाउट? नहीं सर, आया समझ में। ओके, डू योरसेल्फ वाले कुछ क्वेश्चन है, कर लेते हैं इधर ही, क्योंकि ऑलरेडी मैंने टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज आपको होमवर्क में दे दिया है। इसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक रूट और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स में 2 टॉपिक बचे हैं, जो कि एक्चुअल में जेई वाले टॉपिक है, इन्हीं से क्वेश्चन आने वाले। अभी तक जो किया वो ठीक है, बेसिक था, इनवर्स तक बेसिक था जेई का। ओके, नेक्स्ट क्या है? A is square matrix such that A square equal to I, then A inverse is equal to A के फॉर्म में A inverse क्या होगा अगर A square equal to I? तो हम क्या करेंगे, A inverse से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पोस्ट मल्टीप्लाई, ये A inverse is equal to I into A inverse is A inverse, तो ये बनेगा A equal to A inverse। हमें पूछा A inverse किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा, और A प्लस I के इक्वल क्या? नहीं, A प्लस I के इक्वल नहीं होगा। अच्छा, ए ए आई होता ना, ए इंटू आई, तो वो ए ही रहता है, तो वो आंसर करेक्ट हो सकता है, बट ए प्लस आई इज नॉट ए आई। श्रेय समझाना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें, कुछ भी नहीं। ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा श्रेय, ऑर्थोगोनल होता है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ये कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स थी जिसमें आइडेम्पोटेंट, निपोटेंट और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वो सब हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि पीवाईक्यूज में ऐसा कुछ दिखा नहीं था मुझे। हर जगह दे रखा है, लेकिन ठीक है, लास्ट में देखेंगे पीवाईक्यूज करने के बाद, अगर टाइम मिलेगा, हमें लगेगा कि मैट्रिक्स टाइम पे कंप्लीट हो गया तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक कर लेंगे, तो इसको यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन ए इनवर्स का क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा? ए इनवर्स लेके क्यूब करना है। वाओ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए क्यूब का इनवर्स, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा से 2 क्रॉस 2 का इनवर्स कैसे रहता है, डायरेक्टली फाइंड कर सकते, पता है क्या तुम? अगर ए मैट्रिक्स इस तरह की, ए बी सी डी, मैट्रिक्स नहीं एडजॉइंट, मतलब वो इनवर्स भी आ जाएगा बाद में। भाई ए इक्वल टू अगर अपने पास ये है ए बी सी डी, एक बार देखना सर क्या करेंगे हम लोग एडजॉइंट फाइंड करने के लिए, ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया तो बचा क्या, डी, मतलब यहाँ पे डी आएगा, राइट, इधर डी आएगा, फिर इसको और इसको छोड़ दिया तो इधर सी आएगा, बट माइनस सी विथ साइन, और इसका देखे तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसका मतलब इस पोजीशन पे बी आएगा, बट विथ साइन लेंगे तो माइनस सी। और डी का अगर हम कोफैक्टर फाइंड करें तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, मतलब ए। ये है एडजॉइंट ऑफ इन। आप क्या नोटिस कर रहे हो कि इन दोनों की जगह चेंज हुई है और इन दोनों का साइन चेंज हुआ, राइट? दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब इन जनरल ए के लिए, ए अगर इस तरह का है, ए इस तरह का है, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए लिखता है डायरेक्ट इधर। सपोज ये 4 एलिमेंट है, इन दोनों की जगह चेंज होगी, और इन दोनों का साइन चेंज होगा। श्रेय समझ आया हम तुम? हाँ सर। ओके, अभी इनवर्स फाइंड करना रहेगा ना, तो बार 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए करना है बस। ठीक है, ये डू योरसेल्फ वाले भी क्वेश्चन होगी लास्ट के